जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण, आप सभी का करुण's क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूँ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी उत्तराखंड से संबंधित 2 प्लेलिस्ट मेरे चैनल में आपको दिख रही होंगी। एक आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले जो आर्ट एंड कल्चर का जो मंदिर शैली है, उसका जो आधार है, उसको हम समझ लें। और दूसरी जो मेरी सीरीज़ चल रही है, वो एक हमारा जो वंश से संबंधित जो एक ऐतिहासिक पहलू है, उसको हम समझ रहे हैं। तो शुरुआत हमने कर रखी है कुमाऊँ क्षेत्र से, जहाँ पर चंद वंशजों का जो शासन था, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमारी जो सीरीज़ चल रही है अभी वर्तमान में, वो रुद्रचंद और अकबर से संबंधित चल रही है। और हम सभी जानते हैं, रुद्रचंद और अकबर का जो एक समान रुचि है, एक कॉमन इंटरेस्ट है, जिसे हम फाल्कनरी कहते हैं। फाल्कन के द्वारा जो एक शिकार करवाया जाता है, जिसे गेम के रूप में देखा जाता है, तो उसको फाल्कनरी कहते हैं। तो उसी हिसाब से हमने अपनी श्रृंखला चला रखी है। तो आज इसका ये अंतिम भाग है। आइए देखते हैं हमें क्या मिलता है, राइट? तो शुरू करने से पहले एक बार मैं ये कहना चाहता हूँ, एक जस्ट ले लेते हैं। देखिए, ऐसा है, आपने ये समकालीन वाली बातें ज़रूर याद रखनी है, राइट? जैसे हम जानते हैं कि अगर मैं बात करूँ ज्ञानचंद की, जिनको गरुड़ ज्ञानचंद भी कहा जाता है, और सभी जानते हैं ये किसके समकालीन है, ये फिरोज शाह तुगलक के समकालीन है। और फिरोज शाह तुगलक का अगर समय देखें हम, एक समयकाल देखें, तो वो शासन का समयकाल दिखता है 1351 से लेके 1388। तो यहाँ से हमें क्या आइडिया मिल जाता है, और हम ये भी जानते हैं कि ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि देने वाला फिरोज शाह तुगलक ही है। और देखिए, यहाँ से हमें क्या आइडिया मिल जाता है कि जो ये एक्टिव थे ज्ञानचंद और फिरोज शाह तुगलक, वो 14th सेंचुरी में थे। ये डेटा हमें मिल गया। वैसे ही अगर मैं देखूँ, रुद्रचंद को देखूँ, रुद्रचंद को मैं देखूँ, और ये किसके समकालीन है? अकबर के। जो वर्तमान में हमारी श्रृंखला चल रही है, वो इसी में चल रही है। और अकबर के बारे में हम सभी जानते हैं, जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है, जो 1556 में हुआ था। और यहाँ से इनकी शुरुआत होती है शासनकाल की, और कहाँ तक होती है? ये होती है 1605 तक। तो इस तरह से हमें आइडिया मिल जाता है कि जो रुद्रचंद हैं और अकबर हैं, इनका जो समयकाल है, वो 16th सेंचुरी का है। तो देखिए, यहाँ से क्या पता चला कि ज्ञानचंद और रुद्रचंद के बीच कम से कम 150 साल या 200 साल का डिफरेंस हमें दिखता है, राइट? तो इस तरह से आपने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने हैं, राइट? क्योंकि पीसीएस लेवल में आपसे कॉन्सेप्चुअली कहीं से भी पूछा जाता है, राइट? तो हम बात कर रहे हैं अभी रुद्रचंद और अकबर की, और दोनों ही समकालीन हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, बात की जाए महाभारत की, तो महाभारत के बारे में फटाफट हम देख लेते हैं कि महाभारत जो है, वो कहीं न कहीं एक डेवलपमेंट ऑफ जो हिंदुत्व है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज़्म है, उसके बारे में व्याख्या करता है। अगर मैं डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज़्म लिखता हूँ, तो ये जो समयकाल माना जाता है, ये 400 बीसी से लेकर 200 सीई तक माना जाता है। तो इसमें जो एक हिंदुत्व का जो विकास हुआ है, उसके बारे में इस ग्रंथ में हमें दिखता है, इस साहित्य में हमें दिखता है। और यहाँ पर हमें दिखता है कि बात धर्म की भी की गई है, धर्म की बात की गई है। धर्म के बारे में इसमें महत्व दिया गया है धर्म को। धर्म मतलब इसको आप कह सकते हैं, हिंदू के जो मॉरल लॉज़ लॉज़ हैं, हिंदू के जो मॉरल लॉज़ हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। और मैंने हमेशा कहा है कि जो मॉरल होते हैं, वो एक इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है, और जो एथिक्स होते हैं, वो सामाजिक स्तर पे काम करते हैं। इस पे एक दिन अलग मैं वीडियो बना दूँगा, जिससे कि मॉरल और एथिक्स में लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ देखे हैं मैंने, फिर वो कन्फ्यूज़ ना हो, राइट? क्योंकि मॉरल और एथिक्स कभी एक भी हो जाते हैं, राइट? तो क्या है कि धर्म की बात की गई है इसमें, और धर्म से जुड़ा हुआ है कि जो हिंदू हिंदू हिंदुत्व है, उसमें धर्म को कहीं न कहीं एक काफ़ी महत्व मिला हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर मैं इसको आपको राजनीति की तरफ ले जाऊँ, संविधान की तरफ ले जाऊँ, तो हम सभी जानते हैं 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो 42वें संशोधन से 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें से एक था सेक्युलर, एक है सेक्युलर। सेक्युलर को ज़्यादातर हिंदी में लोग धर्मनिरपेक्ष कह देते हैं। देखिए, तो धर्मनिरपेक्ष अगर हो जाएगा, तो हिंदुत्व जो है, उसमें अगर धर्म से अगर व्यक्ति निरपेक्ष हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए सेक्युलर शब्द को जो हिंदी में परिभाषित किया गया, उसका अर्थ निकाला गया, तो उसको पंथ निरपेक्ष कहा गया। पंथ निरपेक्ष कहा गया, ना कि धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष जो है, वो एक हिंदुत्व से जुड़ा हुआ एक मॉरल कंडक्ट है। ये बात आपने याद रखनी है। और आगे देखेंगे, इसमें हम सभी जानते हैं महाभारत में एक सोवरेनिटी की लड़ाई दिख रही थी, संप्रभुता की लड़ाई दिख रही थी 2 वंशों के बीच में। एक तरफ कौरव थे, और एक तरफ पांडवास थे, राइट? और इसमें हमें कम से कम हमें दिखता है महाभारत में 1 लाख कुप्लेट्स दिखते हैं। कुप्लेट्स मतलब होते हैं दोहे, दोहे। और ये जो दोहे हैं, ये 18 भागों में बँटे हुए हैं, ठीक है? 18 सेक्शंस हैं इसके, ठीक है? पार्ट्स। और ये भी हमें पता चलता है कि महाभारत जो है, ये जो वेद व्यास जी हैं,
इनके द्वारा लिखा गया है और ये भी प्रतीत होता है महाभारत से कि जो वेद व्यास हैं, ये कहीं न कहीं एक ग्रैंडफ़ादर हैं पांडवास एंड क कौरवास के। तो इस तरह से हमें ये डेटा पता होना चाहिए महाभारत के बारे में। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि जो महाभारत जो एपिक है, इसमें कहीं न कहीं हमें पता चलता है कि जो फ़ाल्कन है, उसका जो फ़ेवरेट फूड है, खाना है, वो कहीं न कहीं ये पिजन है, आप देख पा रहे होंगे। और जो फ़ाल्कनरी जो स्पोर्ट्स है, ये भारत में कहीं न कहीं हमें दिखता है 12वीं से 13वीं शताब्दी में ये आ गया था, परंतु इसे प्रचलित किया गया है अकबर और राजा रुद्रचंद के द्वारा। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिलता है कि भारत में जो फ़ाल्कनरी स्पोर्ट है, वो 12वीं शताब्दी में आ गया है, परंतु इसे जो 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 ये स्पोर्ट्स जो प्रचलित हुआ है, जो फ़ेमस हुआ है, वो 16वीं शताब्दी में हुआ है, राइट? बिकॉज़ ऑफ द अकबर एंड रुद्रचंद। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन आया हुआ है महाभारत से संबंधित, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, अभी महाभारत के बारे में हमने चर्चा करी थी। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला क्या है, इट वाज़ कंपोज्ड बाय महर्षि वेद व्यास, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है क्योंकि हमें करेक्ट निकालना है। दूसरा पूछा है द क्रिटिकल एडिशन, अब देखिए क्रिटिकल एडिशन के बारे में याद रखिएगा, ये था क्या? ये एक प्रोजेक्ट था, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट बोलूँगा, एम्बिशियस से मतलब है कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये प्रोजेक्ट था, कब का? 1919 का। मतलब इसमें क्या करना था कि जितना भी महाभारत से संबंधित जो साहित्य है, चाहे वो दक्षिण भारत का है, चाहे वो उत्तरी भारत का है, चाहे वो पूरब भारत में चला गया है, चाहे वो पश्चिम भारत में चला गया, तो उसको एकत्रित करना था, इकट्ठा करना था, कंसोलिडेट करना था। तो इस तरह का ये प्रोजेक्ट था जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया। तो ये जो हुआ है प्रोजेक्ट की शुरुआत ये 1919 में हुई थी और इसमें जो लीडरशिप करी थी वो वीएस सुखथंकर ने करी थी और इसमें काफ़ी स्कॉलर्स थे, क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप के लिए भी ये प्रोजेक्ट था, स्कॉलरशिप के लिए, तो काफ़ी स्कॉलर्स इसमें आए थे और किसके अंतर्गत? वीएस सुखथंकर। और इसने कहीं न कहीं 47 वर्ष लगाए इसको कंप्लीट होने में, राइट? पूरा होने में 47 वर्ष। अब इमेजिन करिए कितना लंबा समय है, अगर इसकी तुलना आप संविधान से करते हैं, तो संविधान 2 साल, 11 महीने, 18 दिन में पूरा हुआ है और ये 47 वर्ष, आप समझ सकते हैं। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये भी बिल्कुल सही है कि जो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत है, वो किसके अंतर्गत हुआ है? वीएस सुखथंकर के और इसको कितने साल लगे? 47। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। तो देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं साथ-साथ ला रहा हूँ, राइट? अब देखिए फ़ाल्कनरी क्या है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक स्पोर्ट्स है जिसमें फ़ाल्कन बोलूँ या हॉक बोलूँ, इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये आप सभी जानते हैं, ये शिकार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको ये मारता है। तो इस तरह से जो मारने की इसकी शैली है, उसका इस्तेमाल एक गेम के रूप में करते थे उस समय, जो शाही परिवार होता था। आज भी ये सऊदी अरेबिया में हमें दिखता है इस तरह का स्पोर्ट्स। तो ये है फ़ाल्कनरी, राइट? इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं और आगे हमें दिख रहा है कि मिडीवल हॉकिंग या फ़ाल्कनरी, इसको मिडीवल के साथ जोड़ा गया है। मिडीवल क्यों? क्योंकि देखिए भारत का जो इतिहास हम पढ़ते हैं, भारत का इतिहास हम 3 चरणों में पढ़ते हैं। एक होता है प्राचीन, जिसे हम एंशिएंट कहते हैं। एक होता है आपका मिडीवल यानी कि मध्यकालीन और एक है आपका आधुनिक यानी कि मॉडर्न। और समय काल की बात करें, प्राचीन का जो समय काल हमें माना जाता है, पढ़ते तो हम इसको 2 लाख से हैं। 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर इसको हम पढ़ते हैं लगभग, आप इसको लेके चल सकते हैं लगभग 5वीं शताब्दी तक इसे पढ़ते हैं हम। 5th सेंचुरी एडी या सीई, आजकल सीई कहा जाता है, कॉमन एरा। और मध्यकालीन को हम कहीं न कहीं एक 6th सेंचुरी सीई से लेकर एक 15th सेंचुरी सीई कॉमन एरा तक पढ़ते हैं और वैसे ही आधुनिक का हम 15th सेंचुरी सीई से लेकर जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया तब तक हम इसको पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे, जो ये फाल्कनरी वाली बात हमने करी थी कि 12वीं शताब्दी में भारत में आया था और इसको प्रसिद्ध किया था अकबर और रुद्रचंद ने, तो वो 16वीं शताब्दी है, तो इसीलिए इसको कहीं न कहीं मध्यकालीन से ज़्यादा जोड़ा गया है, ठीक है? और ये मध्यकालीन में जो मिडीवल अपर क्लास होती थी, उसका एक फेमस स्पोर्ट्स था ये, ठीक है? पास टाइम था उनका ये, मिडीवल अपर क्लास। अब ये मिडीवल अपर क्लास क्या है? मिडीवल ये समकालीन हो गया, मतलब ये इतिहास का काल हो गया मिडीवल। और अपर क्लास आपको पता ही है, उस समय जो राजा रजवाड़े इस तरह के होते थे, राजकुमार उस तरह के, उनके लोगों का ये फेवरेट स्पोर्ट्स था, राइट? और हम सभी जानते हैं कि जो सैनिक अस्त्र है, माफ़ कीजिएगा, सैनिक शास्त्र है जो, वो लिखा गया है रुद्रचंद के द्वारा, जिसमें हमें फाल्कनरी से संबंधित जो फाल्कन है या उसकी जो कला है, उसके बारे में हमें सब कुछ मिलता है, वो ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। और ये भी हम चर्चा कर चुके हैं कि ये सैनिक शास्त्र जो है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। एक एक संस्कृत का ये साहित्य है, राइट? और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो सैनिक शास्त्र है, ये एज़ पर डॉक्टर मोहनचंद, जो काफ़ी प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, रिसर्चर हैं, उनके हिसाब से ये जो सैनिक अस्त्र है, माफ़ कीजिएगा, सैनिक शास्त्र है जो, ये 7 अध्यायों में बाँटा हुआ है। कितने? 7 चैप्टर्स, 7 अध्याय। तो जो पहला और दूसरा अध्याय है, उसमें हमें इंट्रोडक्शन मिलता है और कहीं न कहीं इसको एक कल्चर से जोड़ा गया है, ठीक है? एक संस्कृति से जोड़ा गया है। कैसे? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया प्रीवियसली कि जैसे हमारे भारत में आप देखते होंगे, काफ़ी ऐसे
वेद भी है हमारे और हमारे ऐसे शास्त्र भी हैं जहाँ पर जो एनिमल सैक्रिफाइस है, उसके बारे में बताया गया है, राइट? तो इसीलिए इसको एक संस्कृति से भी जोड़ा गया है। अध्याय 1 और अध्याय 2 में कहाँ जो सैनिक शास्त्र है जो किसने लिखा है रुद्रचंद ने, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर अध्याय 3 की बात की जाए तो यहाँ पर ये बता रखा है कि किस तरह से जो ये कला है हंटिंग की इसके बारे में हमें ज़िक्र मिलता है, किस तरह से इस कला को सीखा जाए, किस तरह से इसको एक गेम के रूप में इसको हम समझ सकते हैं, राइट? तो ये इस बारे में हमें कहाँ मिलता है? अध्याय 3 में। और आगे देखते हैं अध्याय 4 और 5 ये बात करता है जो चाहे मैं हॉक बोलूँ या फाल्कन बोलूँ, उनकी प्रजातियों के बारे में। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इस तरह से एक प्रजातियाँ होती है इसकी। जैसे इसमें तो आपको जो आइज़ हैं वो एक सी दिख रही होंगी, परंतु जो अध्याय 4 और अध्याय 5 है उसमें आँखों की बात भी कर रखी है कि कुछ तरह के जो फाल्कन होते हैं वो डार्क आइड हॉक्स होते हैं। देखिए हॉक्स बोलो या फाल्कन बोलो एक ही बात होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो येलो और रेड आई के होते हैं। जैसे यहाँ पर तो आपको येलो आई ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको जो अध्याय 4 और अध्याय 5 है उसमें प्रजातियों के बारे में बात कर रखी है फाल्कन के या मैं हॉक्स भी कह सकता हूँ, राइट? और अध्याय 6 है उसमें बता रखा है कि किस तरह से ये जो गेम है फाल्कनरी, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से ये फाल्कन उड़ता है और इस तरह से अपने शिकार को दबोचता है। तो ये एक कहीं न कहीं एक आनंद देता है उस समय के जो शाही परिवार के जो लोग थे, राइट? तो उनको ये एक आनंद देता है, प्लेज़र देता है, ठीक है? तो इस बारे में बताया गया है और यहाँ पर ये भी बताया गया है अध्याय 6 में कि जो फाल्कनरी में जो फाल्कन इस्तेमाल किए जाएँगे, वो हेल्दी होने चाहिए सबसे पहले तो और पूरी तरह से विकसित होने चाहिए। तो उन्हीं फाल्कन को स्पोर्ट्स में शामिल किया जाता है, राइट? और जो लास्ट चैप्टर है उसमें बता रखा है कि फिर अब रेस्टिंग के टाइम जब इतना क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसा है जिसमें काफ़ी आप जंगलों में जाते हैं, काफ़ी जो राजा है अपने फाल्कन के पीछे-पीछे दौड़ रहा है घोड़ों के द्वारा। तो जब सब थक जा रहे हैं क्योंकि जब राजा कहीं जाएगा तो उसकी जो उसके साथ सैनिक आए हैं, उसके साथ जो भी उसके चाहने वाले आए हैं, प्रजा आई है, वो भी उसके पीछे-पीछे भागते हैं सॉरी। तो कहीं न कहीं क्या है सभी थक जाएँगे तो उसके बाद अध्याय जो 7 है, जो लास्ट अध्याय है, वहाँ पर बता रखा है कि जो शेड है, छाया में सभी को रेस्ट करना है, चाहे वो राजा है या उसके फॉलोवर हैं या जो आपका घोड़े हैं या जो हॉक्स है, यानी कि फाल्कन है, उन सबको रेस्ट कराना है। तो इस बारे में बताया गया है, राइट? तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अध्याय 1 में क्या है, अध्याय 2, 3, 4 इस तरह से, तो आपने ये डेटा याद रखना अच्छी तरह, राइट? तो ये भी याद रखना है कि जो सैनिक शास्त्र है, जो रुद्रचंद ने लिखा है, उसमें कितने अध्याय हैं? वो 7 अध्याय हैं, राइट? और किस भाषा में ये शास्त्र लिखा गया है? ये लिखा गया है आपके संस्कृत भाषा में, राइट? तो मुझे उम्मीद है ये डेटा आपको पसंद आ रहा होगा, राइट? तो यहीं से मैं ये एंड करने जा रहा हूँ और एंड करने से पहले कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा है, तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छी बनाइए, राइट? क्योंकि देखिए पीसीएस लेवल में ऐसा नहीं होता है कि आप किसी क्वेश्चन से बुक के आंसर माफ़ कीजिएगा कम कि किसी आपने छोटी-सी बुक उठा रखी है और उससे आए हुए क्वेश्चन्स को आप रट रहे हैं क्योंकि देखिए पीसीएस में कॉन्सेप्चुअली भी पूछा जाता है, एक हाई लेवल की पोस्ट होती है, तो उसमें आपके कहीं न कहीं एक स्टैंडर्ड बुक होती है, उनको आपने डीपली पढ़ना होता है, राइट? तो मैं वही प्रयास कर रहा हूँ कि आपको डीपली पढ़ा रहा हूँ, राइट? तो यहीं से मैं एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।